नमस्कार। जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। डंके की चोट पर मैं आपका स्वागत है। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। और डंके की चोट पर अभी कह रहा हूं कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा फिलहाल कोरोना है। कोरोना ही वो चीज है जिससे इंसानियत को खतरा है। कोरोना ही वो चीज है जिससे सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है। सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखना है तो कोरोना का ही रखना है। आज जब हम बात कर रहे हैं इस बात की, आज जब हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो आप अपने जहन में एक बार सोचिए, आप खुद सोचिए कि क्या हम तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रख रहे हैं? क्या कोरोना की दूसरी लहर की जो विभीषिका थी, वो जो पूरा वक्त था, क्या हम उसे भूल गए? आज जो मैं आंकड़ा आपको दिखाऊंगा वो आंकड़ा आपको चिंता में डाल देगा, थोड़ा हैरत होगी आपको। तो डंके की चोट पर बात होगी कि कोरोना अभी किस स्वरूप में फैल रहा है और उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर रहे हैं। तमाम बातें होंगी और डंके की चोट पर होंगी। तो बढ़ते घटते आंकड़ों के बीच झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी। यूं कहें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तीसरी लहर की तैयारी जारी है। अभी भी झारखंड में अगर सिर्फ रांची के एक्टिव केसेस की बात करें तो रांची एक्टिव केसेस में सबसे ऊपर है तमाम जिलों में। लेकिन पिछले 3 दिनों में नए केसेस घटे हैं। पॉजिटिव मरीज आखिर हैं कहां? सवाल यह है, प्रशासन के पास क्या इसका कोई जवाब है? क्या प्रशासन ट्रेस कर रहा है कि भाई कौन कौन पॉजिटिव है? क्या वो तमाम गाइडलाइंस का ध्यान रख रहे हैं? भाई कोरोना के खिलाफ जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? वो है जानकारी। अगर हम ट्रेस कर लेंगे, अगर हम उन्हें आइसोलेट कर लेंगे तो कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत जाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उस जंग में हम कमजोर पड़ते जाएंगे। लेकिन क्या फिलहाल इसकी ट्रेसिंग हो रही है कि कौन कौन कोरोना पॉजिटिव है? अगर रांची में 49 एक्टिव केस हैं तो वो कौन कौन से हैं, वो कहां पर हैं? क्या प्रशासन को इसके बारे में पता है? झारखंड में 128 एक्टिव केस है तो वो कौन कौन है, कहां है, किसी जिले में इसकी ट्रेसिंग है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। और फिर तीसरी लहर की आशंका। एक्टिव केस मामले में रांची टॉप पर। हालांकि रांची में 3 दिनों में घटे एक्टिव केस। पॉजिटिव मरीजों की खबर प्रशासन को नहीं। झारखंड में 128, रांची में 77 कोरोना के एक्टिव मरीज। हर हफ्ते आ रहे हैं बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज। फिर भी सदर अस्पताल नहीं आ रहे पॉजिटिव मरीज। तीसरी लहर को लेकर प्रशासन के तैयार रहने का दावा। केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोविड के बढ़ते हुए मामलों से एक बार फिर तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक्टिव केस के मामले में अभी भी रांची 77 अंक के साथ टॉप पर है। हालांकि पिछले 3 दिनों में रांची में नए केस तेजी से घट रहे हैं। रांची के सिविल सर्जन ने कहा है कि तीसरी लहर की पूरी तैयारी कर ली गई। लाइट आ रही है, उसी में मैक्सिमम केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। अब वो सब भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव हो या बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत माइल्ड डिग्री का सिम्टम है उन लोगों के पास, वैसा आ रहा है। तो कोई मेरे यहाँ का लोकल केस में कोई उस तरह का रांची में वैसा बढ़ नहीं रहा है। रांची सदर अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन मैनिफोल्ड उस तरह का रांची में वैसा बढ़ नहीं रहा है। रांची सदर अस्पताल परिसर में स्थापित ऑक्सीजन मैनिफोल्ड पूरी तरह तैयार है। उसमें कनेक्शन का काम चल रहा है जो अगले तीसरे दिन चालू हो जाएगा। सदर अस्पताल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड पहले से तैयार है। साथ ही ऑक्सीजन सपोर्टेड आईसीयू, तमाम तरह के वार्ड और दवाएं पूरी तरह से तैयार है। ये है कि उनसे तो दूसरे को फिर इन्फेक्शन का खतरा हो ही सकता है। उनके जो कांटेक्ट में रहेंगे उनको भी कोविड हो ही सकता है। मगर ठीक है, एक समझिए कि बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहा है तो एक तरह का वो इम्यूनिटी ही बढ़ा रहे हैं दूसरे का। ये एक तो पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। झारखंड में इस वक्त 128 एक्टिव केस है। अकेले रांची में 77 हैं। हर हफ्ते में सैकड़ों की तादाद में यात्री झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही बेहद खतरनाक परिणाम दे सकती है। कैमरामैन राजा के साथ न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब आप सोचिए कि 77 एक्टिव केस है रांची में, पर ये 77 एक्टिव केस हैं कहां? सवाल ये है।
कि भाई 77 एक्टिव केस जो रांची में हैं वो केसेस कहाँ हैं, कौन हैं वो लोग, उनकी पहचान कैसे हो रही है, क्या उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है, क्या उन्हें कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, क्या उन्हें कहा जा रहा है कि भाई आपको अलग रहना है। सदर अस्पताल के आइसोलेशन में अगर वो नहीं है, रिम्स के आइसोलेशन में अगर वो नहीं है, तो वो हैं कहाँ? क्या इसकी कोई जानकारी प्रशासन के पास है? प्रशासन छोड़िए, क्या इसकी कोई जानकारी किसी के पास है? तो असल में इसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। तो एक्टिव केस के मामले में रांची टॉप पर है। हालांकि चलिए गुड न्यूज ये है कि पिछले 3 दिन में एक्टिव केस घटे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी खबर ही नहीं है प्रशासन को कि वो लोग हैं कहाँ। झारखंड में 128, रांची में 77 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। अब हर हफ्ते बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं। विधायक कहते हैं कि मंदिर खुलवा दीजिए, मस्जिद खुलवा दीजिए, लेकिन कोई नहीं कहता कि भाई स्कूल खुलवा दीजिए। कोई नहीं कहता कि कोरोना के खिलाफ क्या प्रबंधन हो रही है उसकी जानकारी हमें दीजिए। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो कोरोना से जंग हम जीतेंगे कैसे? सवाल तो ये उठता है। भाई आप देखिए कि प्रशासन को ये पता ही नहीं है कि भाई कितने एक्टिव केस कहां पर हैं, कौन कौन एक्टिव हैं, वो लोग हैं कहां। ये तमाम चीजों की जानकारी कहीं ना कहीं से तो होनी ही पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर के असल में जो सीरियसनेस नजर आनी चाहिए वो सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है। कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है फिलहाल, जबकि यह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। भाई कोरोना के जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों से और दूसरी लहर से हमने क्या सीखा, सवाल ये उठता है। अरे भैया, तो सीधी सी बात है कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, और ऐसे में हम तीसरी लहर से क्या जीत पाएंगे? लड़ तो लेंगे लेकिन जीतना महत्वपूर्ण है। और क्या ये जीतना संभव है इस स्थिति में? हाँ ठीक है, ये वक्त, ये समय अच्छा है जब हम तैयारियों को बिल्कुल माकूल कर लें। तो तीसरी लहर की आशंका के बीच ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के बेस में क्या छिपा है ये समझने की जरूरत है। आप देखिए कि 128 मरीज हैं झारखंड में, रांची में 77 मरीज हैं, और हर हफ्ते बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज आ भी रहे हैं। पर क्या इन मरीजों की ट्रेसिंग हो रही है? अगर हो रही है तो कैसे हो रही है? तो इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। आप जब तक इन चीजों को समझेंगे नहीं तब तक वो सीरियसनेस जो कोरोना के खिलाफ जरूरी है, वो सीरियसनेस नहीं आएगी। हमारे साथ सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। मैं एक बार सीधा रुख करता हूं राजेश का। राजेश जी, दूसरे लहर की विभीषिका आपने बहुत करीब से देखा, क्योंकि उस दौरान भी आप पूरी रांची क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर रहे थे।
और अब जब तीसरी लहर की आहट सुनाई देती है, महाराष्ट्र केरल जैसे राज्यों में तो शायद कहा जा रहा है कि तीसरी लहर पहुंच भी गई है। रांची में 77 एक्टिव केस हैं, लेकिन उन 77 एक्टिव केसेस में वो हैं कौन? क्या उनकी ट्रेसिंग हो रही है? क्या वो कोरोना गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं? क्या वो आइसोलेशन में हैं? इसकी जानकारी किसी को नहीं है और प्रशासन को तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में क्या कोरोना को हराना संभव हो पाएगा राजेश जी? नहीं, ये तो घोर लापरवाही का मामला है और जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना कि जो पॉजिटिव हैं उन्हें सीधे हॉस्पिटल में यानी कोविड वार्ड में उन्हें भर्ती कराना है, ये सरकार का गाइडलाइंस है। और अगर सरकार के गाइडलाइंस का जिला प्रशासन फॉलो नहीं करता है तो निश्चित रूप से इसे घोर लापरवाही कहेंगे और ऐसी लापरवाही है कि जो तीसरी लहर को दस्तक आमंत्रित कर सकती है। आपने देखा है कि केरल, महाराष्ट्र, अभी मिजोरम में भी संख्या बढ़ रही है। आप इस तरह की लापरवाही, अनदेखी की वजह से ही ये संक्रमण की दर बढ़ती जाती है, लोग एक दूसरे से संक्रमित हो जाते हैं। अगर कोई एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर यात्री बाहर से आता है और वह उसका सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है और रिजल्ट बाद में आता है, मान लीजिए RT-PCR केस टेस्ट किया गया है, उसमें समय लगता है, तो उसमें अगर वो डिटेक्ट हो जाता है कि यह पॉजिटिव है तो फिर उसे पकड़ के ये निर्देश होना चाहिए कि पकड़ के उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कराना। मुझे याद है कि रांची DC ने कहा भी था कि जो भी अब पॉजिटिव निकलेंगे उन्हें घर में यानी होम आइसोलेशन में नहीं रहना है, उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना है। और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जरूरी होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए 3T का जो फॉर्मूला है आरंभ से चला आ रहा है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अगर वो घर में रहेंगे या समाज में रहेंगे, अपने मोहल्ले में रहेंगे, तो जितने समय में वो उन्हें पता चलेगा कि हम पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं, तो उतने समय में वो कितने लोगों को बांट चुके होंगे। और अगर ऐसा आप जियोमेट्रिकली देखें कि एक व्यक्ति 4 आदमी के संपर्क में आता है, वो 4 आदमी 16 आदमी के संपर्क में आता है, तो इस तरह से संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। तो ये सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का है और जो रिपोर्ट आ रही है वो तेजी से आनी चाहिए। और जब तक किसी के सैंपल्स लिए गए हैं तो उन्हें उन पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उन्हें सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि आप क्वारंटीन सेंटर में रहें। क्वारंटीन सेंटर वैसे अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप अपने होम आइसोलेशन में एकदम क्वारंटीन रहेंगे जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाए। और रिजल्ट तेजी से आए और टेस्टिंग तेजी से हो तो इससे संक्रमण को आगे बढ़ने में रोका जा सकता है। यही व्यवस्था करनी होगी और ये जो लापरवाही बरती जा रही है उससे उस पर ध्यान देना होगा कि ये लापरवाही नहीं हो। नहीं तो आप देखें कि रांची में, पूरे प्रदेश में जितने केसेस आ रहे हैं, रांची का लगभग आधा, हाफ ऑफ द पार्टिसिपेशन है। जो पार्टिसिपेशन है वो मुझे याद है शायद कल 7 केसेस आए थे, जिनमें 3 यहाँ के थे। इससे पहले भी जितने आए 23 में से 12-13 रांची के थे। रांची जो है वो उसकी स्कोरिंग हाफ ऑफ द टैली है। तो रांची आने वाले लोगों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और उनके पूरे अता पता रखना होगा कि अगर वो आए हैं तो कहाँ रह रहे हैं, और उन्हें सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि अगर वो इन चीज़ों का वायलेशन करते हैं तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत जो कानून बने हैं उसके गुनहगार होंगे और उन्हें दंडित किया जा सकता है। भारती। राजेश जी बिल्कुल सही बात है। देखिए राजेश जी, आपने तो विधानसभा भी बहुत करीब से कवर किया इस बार, और जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि देखिए नमाज कक्ष के लिए चर्चा हो सकती है, मंदिर खुलवाने के लिए बाकायदा बाहर में धरना प्रदर्शन हो सकता है, हर चीज के लिए। लेकिन इस कोरोना को लेकर के सरकार की क्या तैयारी है, इसका जवाब किसी को मतलब ही नहीं था कि इसका जवाब लिया जाए। सरकार ने किस तरीके से ऑक्सीजन की कमियों को लेकर के रणनीति तैयार की है, इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। न सरकार का जवाब देने में इंटरेस्ट था, न विपक्ष का जवाब लेने में इंटरेस्ट था। आप देखिए कि मंदिर मस्जिद को लेकर के चर्चा होती है बाकायदा, विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के अंदर भी बाकायदा लाठीचार्ज होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है। लेकिन स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो हमें समझ में आता है कि असल में सोसाइटी का झुकाव किस तरफ है।
हम जब वोट देते हैं तो हमारे लिए भी मुद्दा जो होता है ये कोरोना से मौत का मुद्दा नहीं होता, हमारे लिए मुद्दा होता है मंदिर, मस्जिद और तमाम तरह की बातें। ये तमाम चीजें इलेक्शन में चलती हैं, लेकिन कोरोना से मौतों को लेकर के हिसाब किताब, कोरोना से मौतों को लेकर के ऑक्सीजन की कमी से लेकर के हिसाब किताब, स्कूलों की कमी से लेकर के हिसाब किताब, ये तमाम चीजें ये कहीं भी मुद्दा नजर नहीं आती। तो क्या लगता है कि भाई हम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब दूसरी लहर में हमने आसपास बहुत से लोगों को हमारा साथ छोड़ते देखा, क्या हम सब ये सब भूल गए? मतलब जनता सारी चीजें बहुत जल्दी भूला जाती है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे जो माननीय हैं, खासकर चूंकि विधानसभा का अभी मानसून सत्र संपन्न हुआ है, तो जो माननीय हैं वो अपने एजेंडे के या पार्टी के एजेंडे के हिसाब से काम करते हैं। यह सही है कि जो चर्चा होनी चाहिए थी कि तीसरी लहर के लिए सरकार ने क्या तैयारी की है, यह विपक्ष का सवाल होना चाहिए। और सवाल अगर किसी माननीय विधायक विपक्ष के रखे भी होंगे तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अगर वो सवाल दर सवाल होते, अगर सदन की कार्रवाई चलती और सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आते तो शायद बहुत चीज़ें स्पष्ट हो पाती और राज्य की जनता भी जान पाती कि सरकार की क्या तैयारी है। वैसे सरकार ने अपने स्तर से तैयारी की है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप यहाँ भी तैयारी की गई है। कोविड वार्ड बच्चों के लिए तैयार हैं, चूँकि ज़्यादातर बच्चों पर खतरा महसूस किया जा रहा है, तो वैसे तैयारी यहाँ पर है। लेकिन इसके पर चर्चा होनी चाहिए थी, ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन आप सही कहे कि मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे पर लोग बह जाते हैं। ये भारतीय लोगों की एक थोड़ी कमी कहेंगे हम कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर वे जिधर अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो उनके साथ वाकया घटा है या पुरानी याद कुछ घटनाएं हैं आपदा की घड़ी जैसे कोविड में, तो ये सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। यहाँ भूलने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर सरकार बदल जाती है, कुछ कुछ विषय को लेकर लोग साल दर साल तक आंदोलित रहते हैं और उन चीज़ों को लेकर सरकार सत्ता बदल देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि कुछ ऐसे धार्मिक इशूज होते हैं जिस पर लोग ज़्यादा बह जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें फैक्चुअली चलना चाहिए कि क्या स्थिति आज की है। न यह सरकार की भी चिंता रही कि वो हम जनता को बताए, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। सदन में जो भी सत्ता पक्ष के लोगों ने, मंत्रियों ने जो भी जवाब दिए या अपने वक्तव्य जारी किए, उसमें भी कहीं कोई खास इस पर चर्चा नहीं थी। तो चिंता सरकार की भी होनी चाहिए, विपक्ष को भी इसकी चिंता होनी चाहिए। सिर्फ विपक्ष यही कहता है, चूंकि यहाँ पर झारखंड में बीजेपी प्रमुख विपक्षी दल है और चूंकि उसकी सरकार केंद्र में है, तो इस विषय पर हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये दिया, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, राज्य सरकार ने उसका उपयोग नहीं किया। और ये तमाम आरोप प्रत्यारोप आप राज्य सरकार की तरफ से भी सुनते होंगे। केंद्र सरकार ने अनदेखी की है, झारखंड की उपेक्षा की है, उन्हें और पैसा चाहिए था, उन्हें मदद चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। ये आरोप प्रत्यारोप में आपका देखिए कोविड पार्ट 2 जो था आपका, दूसरी लहर का दौर जिसमें पूरे देश में इतनी तबाही मची, ये समय बीत गया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। आज भी अगर किसी बीजेपी के नेता से आप सवाल कर लेंगे कि तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की तैयारी पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो सीधे कहेंगे कि सरकार विफल है, सभी मोर्चे पे विफल है। और दूसरी लहर में जिस प्रकार से लोगों की मौतें हुई उसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाएगा। लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोगों से आप पूछेंगे तो सीधे कहेंगे कि मोदी सरकार ने कुछ सहयोग नहीं किया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, यही आरोप प्रत्यारोप। राजेश जी, उससे भी इंटरेस्टिंग चीज है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को आंकड़ा देती है कि देखिए ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। केंद्र सरकार राज्य सरकार के हवाले से कहता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी से देखिए कोई नहीं मरा। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके जनता को समझती है कि जनता है बकलोल कुल मिला करके, और जनता तो वोट हमको नहीं देगी तो उनको देगी, उनको नहीं देगी तो हमको देगी। कुल मिला करके खेल यही है। देखिए दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, रांची में तो ये स्थिति है कि भाई 77 एक्टिव केस है, लेकिन ये एक्टिव केसेस हैं कौन, कहाँ हैं, ये किसी को नहीं पता है। मतलब ये स्थिति है कि अंदाजा में अंधेरा में तीर मारा जा रहा है, वो तीर जाकर के तारा में लगेगा और तारा गिरेगा तो हम कहेंगे हाँ वो देखो तारा तोड़ के हमने गिरा दिया है। क्या धनबाद में भी यही स्थिति है? देखिए धनबाद में भी आंकड़े जो जारी किए जाते हैं, जिला प्रशासन के एक्टिव केस के आंकड़े जारी किए जाते हैं।
और आज भी जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें ये बताया गया कि 3 एक्टिव केस है, लेकिन उन एक्टिव केस का इलाज क्या सदर अस्पताल में चल रहा है, NMCH में चल रहा है या फिर कैथलैब में चल रहा है, ये आंकड़ा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और इस आंकड़े को लेकर के जिला प्रशासन किस तरह से बातें सामने रखती है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ भी कोरोना को लेकर के ये आंकड़े जारी किए जाते हैं प्रत्येक दिन। और ये भी जिला उपायुक्त ये आंकड़े जारी करते हैं कि कल कोरोना के टीका कहाँ कहाँ लगेंगे और कितने मरीजों की जांच हुई है, लेकिन जांच के बाद कितने मरीजों की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश होगी ये नहीं कहा जाता है। तो ये 3 जो आंकड़े मरीजों के जारी किए गए, इनका इलाज कहाँ पे चल रहा है और जिस जगह पे इलाज चल रहा है क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, वहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की क्या दिक्कत हो रही है, मेडिसिन की क्या दिक्कत हो रही है, इसके तरफ से भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार तो कम गई है, कोरोना कहीं है ही नहीं। तो इसको लेकर के उनके तरफ से जो लापरवाही है वो भी दिख रही है। हाँ, गाहे बगाहे कभी कभी अगर संभावनाएं दिखती है तो कहीं ना कहीं कोरोना जांच की जो खाना पूर्ति है वो पूरी की जाती है धनबाद में। जी बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं, बाकी नेता कहते हैं, जैसे मैंने देखा विधानसभा में हमारे माननीय कह रहे थे कि भाई मॉल खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते, मस्जिद क्यों नहीं खुल सकते। मैं कहता हूं कि अगर मॉल खुल सकते हैं, सिनेमा हॉल खुल सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते। क्या शिक्षा से ही कोरोना फैलेगा भैया? जब सब खुल सकता है, आप में अगर सही मायने में आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप मंदिर मस्जिद से पहले स्कूल की मांग करते। आप मांग करते कि आने वाली जनरेशन क्या जो भविष्य है वो भविष्य खराब हो रहा है, पहले आप भविष्य को सुधारिए। अरे बच्चों की पढ़ाई का भट्ठा बैठ गया है, तो सबसे जरूरी तो पहले स्कूलों का खुलना था। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये तो बाद में भी खुलेंगे तो इंसान जी जाएगा कुछ न कुछ करके, लेकिन आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो कल कैसे जिएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। और ये देखिए कि भाई कौन सा कोरोना पॉजिटिव कहाँ है ये तो किसी को पता ही नहीं है। राजेश जी, एक लेथार्जिक व्यवस्था है, व्यवस्था जो है वो लेथार्जिक है। मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने में कोई एतराज नहीं है। लेथार्जिक व्यवस्था ठीक है, सब अपना अपना कोरम पूरा कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कोरम पूरा कर देने से कि भाई ये मेरे हिस्से की ड्यूटी है मैंने निभा लिया। सब अपने अपने हिस्से की ड्यूटी निभा ले रहे हैं कि भाई ये मेरी ड्यूटी है ये मैं निभा ले रहा हूं, लेकिन सब क्या ईमानदारी से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? चाहे मैं हूं चाहे आप हूं, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं। क्या हम ईमानदारी से हर समय बाजार जाते हैं तो क्या मास्क लगाते हैं? क्या लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं राजेश जी। देखिए, लापरवाही का ही तो परिणाम जो हम लोगों ने दूसरी लहर को देखा, वो पहली लहर में भी लापरवाही थी, दूसरी लहर में ये थी, एक बात ज़रूर थी कि लोग डरे हुए थे, लोग ज़रूर ये समझ रहे थे कि ये कोरोना जो है महामारी है और किसी को भी पकड़ सकता है, जकड़ सकता है, मार सकता है। वैसे आंकड़े भी सामने आए और ज़्यादा फैटल भी था ये वायरस, जो सेकंड फेज में जो आया वो फैटल भी था। लेकिन जहाँ तक बात हम कहें कि ये जो मिसिंग है कि कहाँ है प्रशासन की नज़र में जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं, तो ये तो घोर लापरवाही का मामला है। और ऐसे में अगर संख्या बढ़ती है तो इसकी जवाबदेही भी वैसे ही लोगों पर तय होनी चाहिए कि जो लोग इसके लिए बनाए गए थे, जो जिन्हें ये चीज़ें देखना होगा। देखिए, केरल जैसा शिक्षित राज्य जहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, वहाँ केरल में सबसे पहले कोरोना आया, सबसे पहले काबू पाने वाला कोरोना केरल राज्य है। और फिर केरल में फिर से थोड़ी लापरवाही हुई, कुछ धार्मिक अनुष्ठान में छूट दे दी गई, बस उस उल्टे पांव फिर से कोरोना वहाँ आ गया और ये स्थिति है कि आज वहाँ काफ़ी लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र की भी स्थिति यही थी, कर्नाटक में स्थिति यही थी और अभी मिजोरम की स्थिति, वहाँ भी संख्या बढ़ रही है। तो जहाँ तक रिलैक्सेशन की बात है, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर माननीय लड़ते झगड़ते रहे सत्र में, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वह ज़रूर विचारणीय है कि जैसे स्कूल खोले जाने चाहिए, चूँकि स्कूल तो 9 से खुले भी है, लेकिन उससे जो लोअर क्लासेस है यानी प्राइमरी सेक्शंस है, इन सबको लेकर सरकार थोड़ी सी एप्रीहेंसिव है कि हम खोलें या नहीं खोलें, क्योंकि संक्रमण अगर बढ़ता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए सरकार थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में, और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह यानी 15 तारीख के बाद से सरकार कुछ इस पर निर्णय ले सकती है। और मंदिर मस्जिद में जो धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का मामला है, तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही, क्योंकि देखिए
जो कुछ एक धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर आसपास के लोगों का रोजी रोजगार उसी से जुड़ा हुआ है। और यह विषय सभी लोग जानते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जानते हैं और विपक्ष के लोग भी जानते हैं। इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों ने मुख्यमंत्री से भी इस पर विचार करने का आग्रह किया है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से आया है कि वो अगले सप्ताह यानी 15 तारीख के आसपास वो इस पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सरकार और जिला प्रशासन, रांची जिला प्रशासन को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनमें से हाफ ऑफ द टैली जो है वो रांची से है। और रांची में बाहर से लोग आते हैं, एयरपोर्ट हवाई फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ संक्रमण को बांट रहे हैं। तो इस पर नज़र रखने की ज़रूरत, उन्हें सर्विलांस में रखने की ज़रूरत है। तो ये काम ज़रूर होना चाहिए। आप देखें कि डेथ कैजुअलिटी के विषय में आप जैसा कि बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई, झारखंड में भी इस पर ऑडिट के आदेश हुए थे कि कितनी मौतें जो है ऑक्सीजन की कमी के वजह से हुई हैं। और जितनी भी, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या निजी प्राइवेट नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल्स हो, उन सब की डेथ ऑडिट होनी थी, लेकिन आज तक वो ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आई। इससे मैंने कई बार क्वेरी भी की तो पता चला कि अधिकारी बदल गए हैं, अधिकारी नए सिरे से उसे देखेंगे। यानी टाल मटोल की रणनीति आज भी स्वास्थ्य विभाग इस विषय पर है, क्योंकि वो सच्चाई बताना नहीं चाहता है कि कितने लोग मरे और ऑक्सीजन के अभाव के कारण से बजे। आज ये स्थिति नहीं है। आप झारखंड में देखें तो धीरे धीरे आरंभ में जो स्थितियां अप्रैल मिड के बाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो एक्यूट क्राइसिस जो सिलेंडर्स के थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ज़्यादातर सिलेंडर्स की कमी थी, जिस कारण से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। तो वो आज स्थिति नहीं। आज झारखंड सरकार के पास या प्राइवेट हॉस्पिटल के पास भी इतने स्टॉक्स है कि वो बिल्कुल आंकड़ा असल में किसी के पास नहीं है। देखिए आप राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहें, दिलीप भी हमारे साथ बने रहेंगे। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि जमशेदपुर क्या कह रहा है, देवघर क्या कह रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बस ब्रेक के बाद डंके की चोट पर जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, ब्रेक लीजिए। तो भाई देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा, और डंके की चोट पर कह रहा हूं कि लापरवाही बरती जा रही है। मैं भी लापरवाही बरत रहा हूं, आप भी लापरवाही बरत रहे हैं, और इसका खामियाजा सबको उठाना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज लापरवाही मत बरतिए, थोड़ा सा सिंसियर रहिए। सिर्फ हम लोगों को नहीं कह रहा, मैं पूरे के पूरे प्रशासन को कह रहा, पूरे के पूरे सरकार को कह रहा हूं। देखिए, हमारे साथ धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रांची से राजेश जुड़े हुए हैं। मैं एक बार सबसे पहले जमशेदपुर का रुख कर लेता हूं प्रभात का। प्रभात, देखिए रांची में तो आंकड़ा यह कहता है कि 77 पॉजिटिव केस हैं, एक्टिव केस हैं, लेकिन ये 77 हैं कहां किसी को नहीं पता है। जमशेदपुर का आंकड़ा क्या कहता है कि जमशेदपुर में भी ऐसी स्थिति है, पॉजिटिव केसेस तो पता है, लेकिन कौन है, कहां रह रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। क्या ऐसा है? बिल्कुल भारती, देखिए जमशेदपुर में अभी 19 एक्टिव केसेस है और 19 एक्टिव केसेस का एमजीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ प्रशासन ने बड़ी कड़ाई कर रखी है और इसके जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, जैसे आज भी 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं, एक सिद्धगोड़ा का और एक बागबेड़ा का, ये 2 केसेस सामने आया। तो निश्चित है जो जिला प्रशासन अपनी जो कड़ाई बरकरार रखा है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात करे या फिर जिला प्रशासन की बात करे, हाँ ये आपने जरूर कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही हम लोग जरूर बरत रहे हैं और जमशेदपुर में भी अमूमन ये देखा जा रहा है। लेकिन जमशेदपुर के जिला प्रशासन अगर हम कहें, जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है खासकर, वो हर दिन इस तरीके का अभियान चलाते हैं, चाहे वो बाजारों में जाकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और सिटी एसपी के द्वारा अभियान चलाया जाता है और जो लोग बिना मास्क के नजर आते हैं उसे मास्क पहनने की हिदायत दी जाती है और जो दुकानदार लापरवाही कर रहे हैं वैसे दुकानों को सील भी किया जा रहा है, लगातार सील किया जाता है, चाहे वो बिष्टुपुर की बात करें, साक्षी की बात करें या अन्य बाजारों की बात करें। हाँ, लोगों को लेकिन अपनी समझदारी अभी भी दिखानी चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि जो तीसरी लहर की आशंका जता रही है, हालांकि अगर तीसरी लहर की हम बात करें तो पूरे झारखंड में उस तरीके से नहीं देखा रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरते
तो निश्चित है देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं एक ऊंचे स्थान पर खड़ा हूं और अकेला खड़ा हूं, इसलिए मैं मास्क नहीं लाया, लेकिन अभी भी जिला प्रशासन लोगों को यह हिदायत दिया जा रहा है कि आप जरूर अगर भीड़ भाड़ जगह पर जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं या फिर कहीं मार्केट प्लेस में जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं, तो मास्क और सैनिटाइजर का यूज अभी भी जरूर करें, जिससे आपको ये कोरोना से बचना है। तो क्योंकि पर्व त्योहार का समय आ रहा है, गणेश की पूजा की शुरुआत कल से हो गई है, अभी आने वाले समय में दुर्गा पूजा है, तो कहीं ना कहीं लोग अभी इंतजार भी कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा को लेकर क्या गाइडलाइन आने वाले हैं, लोग उसकी इंतजार कर। हालांकि सरकार आने वाले दिनों में पूजा को लेकर क्या गाइडलाइन होगा वो बताएगी, लेकिन अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखाने की जरूरत है ताकि इस कोरोना से बचा जा सके। हालांकि जमशेदपुर जिला प्रशासन ने एक अनूठा पहल की है। पूरे राज्य में पहला ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां क्रिकेट स्टेडियम में वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है विदाउट स्लॉट। आपको स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, जिला प्रशासन ने व्यवस्था करके रखी है। और शाम को 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, चूंकि 3 बजे से रात से 10 बजे तक रखने का मकसद जिला प्रशासन का है कि जो वेंडर हैं, जो ठेले पे सामान बेचने वाले या मजदूरी करने वाले लोगों और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, वैसे लोग अपने केवल आधार कार्ड लेकर जाएं और वहां पर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा किसी भी मोबाइल के थ्रू। तो जिला प्रशासन ने अपनी व्यवस्था कर रखी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम में एक व्यक्ति भी वैक्सीन लेने से ना छूटे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी व्यवस्था है। इस मॉडल को से सीखने की जरूरत है। एक बार फिर मैं राजेश के पास आ रहा हूँ। राजेश, देखिए हमारे पास 30 सेकंड है। 30 सेकंड में मैं आपसे समझने की ये कोशिश करता हूं कि रांची में क्या मास्क चेकिंग अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है? नहीं चल रहा है। यहाँ पर मास्क चेकिंग या सोशल डिस्टेंसिंग की जो शर्तें हैं उसका अनुपालन हो, ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय नहीं। पुलिस को आप देखेंगे कि वाहनों की चेकिंग जरूर करेंगे, हेलमेट है कि नहीं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस जो कि होना चाहिए कि मास्क प्रॉपर तरीके से पहनने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर कहीं पर वायलेट हो रही है उसे सुनिश्चित कराना है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें दोबारा नहीं हो। और दुकानों पर भी नज़र रखनी चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए और जगह जगह पर छापेमारी होनी चाहिए कि कहीं कोई चीज़ें ऐसी नहीं हो जो संक्रमण को बढ़ावा दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका। मैं एक बार धनबाद का रुख करता हूँ। धनबाद से मेरे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, धनबाद में क्या जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान और इस तरीके की जो जागरूकता है ये नजर आ रही है? दिलीप, देखिए पिछले कई दिनों से ये नज़र नहीं आ रही है। हाँ, कभी कभी किसी चौक चौराहे पे कोरोना जांच की व्यवस्था जरूर की गई है, बस स्टैंड पे की गई है, स्वास्थ्य विभाग की टीम कहीं कहीं पे दिख जाती है, वो कोरोना जांच करती है, लेकिन मास्क को लेकर के कोई भी अभियान जिले में नहीं चलाया जा रहा है। इसका खामियाजा आने वाले समय में किस तरह से भुगतना पड़ेगा आम लोगों को, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कह सकते हैं लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, जिला प्रशासन को इस पूरे मामले पे गंभीर होने की जरूरत है। और जो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम बनाई गई थी, पुलिस को ये दिशा निर्देश दिया गया कि आपको प्रत्येक जगह पे मास्क चेकिंग करना है, चाहे वो बाइक पे हो, चाहे वो कार पे हो या फिर बस पे चल रहे हो। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो बड़े वाहन है उनका परिचालन शुरू हो गया है, बसों का परिचालन शुरू हो गया है। बस में भी ऐसे लोग दिखते हैं, बस स्टैंड में भी ऐसे लोग दिखते हैं, सवारियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन किसी के चेहरे पे मास्क नहीं होता है। ना बस के कंडक्टर इस पे सवाल उठाते हैं, ना बस के जो संचालक है वो इस पे सवाल उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जो कह रहे हैं बार बार कि कोरोना पे विजय पा लेंगे, संक्रमण को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, आखिर ये फिर धारणा कैसे खत्म होगी? कैसे ये जो संक्रमण है फैलाव कैसे रुकेगा? क्योंकि आपको सजग होना पड़ेगा। लोग थोड़े से बेपरवाह दिख रहे हैं, लेकिन बेपरवाह इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती अब फिलहाल नहीं बरती जा रही है। और फिर से अगर सख्ती बरती जाएगी, जैसे पहले चालान काटे जाते थे, उन्हें पनिशमेंट किया जाता था, कहीं पे 2 घंटे बिठाया जाता था, उन्हें मास्क अप अभियान के तहत जो मूवी बनाए गए थे वो 2 घंटे तक दिखाए जाते थे, उन्हें समझाए जाते थे। ऐसा कोई अभियान अभी फिलहाल धनबाद में नहीं चल रहा है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि कहीं कहीं पे वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और कहीं कहीं पे कोरोना जांच का अभियान चल रहा है। तो इससे कतई ये फायदा नहीं दिखेगा कि कोरोना संक्रमण रुकेगा ही। जी, मैं एक बार देवघर का रुख करता हूँ। देवघर से मेरे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, देवघर का सिनेरियो क्या कहता है? मतलब सिनेरियो का कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए रांची में 77 केस हैं। अब 77 केस तो एक्टिव हैं, लेकिन ये कौन है, कहाँ हैं, इनकी ट्रेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इन्होंने अब तक कितने और लोगों को संक्रमित किया, क्या कर रहे हैं, ये कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ किसी को नहीं पता है।
तो आपके यहाँ देवघर में क्या चल रहा है? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर की अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पर सेकेंड वेव में स्थिति भयावह रही। 10,828 केसेस मामले सामने आए और अभी वर्तमान में भी थर्ड वेव की ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। विद इन एक हफ्ते की बात कर रहे थे, फिर से कोरोना पॉजिटिव के मरीज सामने आ रहे हैं और वहीं स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। और अगर झारखंड की भी बात किया जाए तो टोटल 3,48,000 मरीज मामले आए और 5,000 जो है मरीज की मौत हुई है। वहीं अगर देवघर जिला की बात किया जाए तो 114 मरीज की मौत हुई है और काफ़ी भयावह स्थिति रही है सेकेंड वेव में। वहीं तीसरी वेव की भी पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन फिर से वो जागरूकता, मास्क की जागरूकता, वो सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता फिर से लानी होगी। और लेकिन वो चीज़ अभी बंद है और लगातार वैक्सीनेशन हो रही है। जगह जगह वैक्सीनेशन कैंपेनिंग करके वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिससे सभी लोग इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो एंटीबॉडी बन सके और थर्ड वेव से बचा जा सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि थर्ड वेव से कैसे बचते हैं, चूँकि वो एंटीबॉडी से काम नहीं कर पाती और ऐसा सुनने में आया कि वो फिर रिएक्ट करती है, जिसके कारण थर्ड वेव का संभावना बना हुआ है। और वैसे स्वास्थ्य महकमा और देवघर उपायुक्त दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि देखिए, बाबा मंदिर को खोलने की जो धमक है वो रांची में झारखंड विधानसभा तक सुनाई दी। भाई, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन जो लोग मंदिर खुलवाना चाहते हैं स्कूल खुलवाने के नाम पर, वो लोग बैकफुट पर नजर आ जाते हैं। चर्चा भी तमाम अखबारों में, तमाम चैनल्स में डिबेट होती है कि भाई मॉल खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुलते। लेकिन उन चैनलों में, उन अखबारों में, उन माननीयों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि भाई मॉल खुल सकते हैं तो स्कूल भी तो खुल सकते हैं। तो इस सवाल में देवघर के माननीय पीछे रह जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, देवघर जैसा जो संताल का इलाका है, स्वास्थ्य के मामले में तो ये हमेशा से पिछड़ा रहा है। हाँ, एक राहत की बात यह है कि भाई आप लोगों के लिए अब एम्स खुल गया है, लेकिन वो एम्स फिलहाल तो देखिए हाथी के दांत से ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सेवाएं अभी वहां पर चालू हो नहीं पाई हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी देवघर के लिए क्या कुछ है, अलग से कोई प्लानिंग है उन क्षेत्रों के लिए, देवघर जैसे उन क्षेत्रों के लिए जहां स्वास्थ्य विभाग पिछड़ा हुआ है? जी अभिषेक, आपने सही कहा कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी का जो कोरोना के कारण जो बाबा बैद्यनाथ की मंदिर जो है बंद रहे हैं और इसके बंद के कारण ये दस्तक जो है विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मंदिर खोलने को लेकर। कल अगर मंदिर खुल जाता है, से लोग जुड़ने लगे हैं। मान लिया कि कल अगर मंदिर खुल जाता है तो अचानक से श्रद्धालु पूरे देश भर से वहां पर पहुंचेंगे और ऐसी जगह पर फिर तो कोरोना ब्लास्ट होगा। तो उसके लिए भी तो प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा ना। निश्चित तौर पर अभिषेक, आपने सही कहा कि अगर मंदिर खुलती है तो निश्चित तौर पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। बिहार, झारखंड सहित सभी सीमावर्ती इलाकों से श्रद्धालु पहुंचेंगे और कोरोना विस्फोट होने की संभावना है। और अभी हमारे बीच सदर अस्पताल के डॉक्टर और सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर सीके साई मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं अभिषेक जी कि किस तरह से तैयारी है थर्ड वेव को लेकर। सर, किस तरह की तैयारी है? थर्ड वेव की तैयारी जो है, हम लोग पूरा जिला प्रशासन, हेल्थ विभाग, सारे लोग जो है पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त तत्पर। और पहले जो बेड था काफ़ी कम था, उससे लगभग हम लोग दुगना कर दिए हैं। और अनेक जगहों पर जो है देवघर सदर में, एम्स देवीपुर में और नया पुराना 2 सदर अस्पताल है, ऑक्सीजन प्लांट है ज़िले में। और इसके अलावे जो है सारठ में, मधुपुर में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। और सब जगह जो है बड़ा सिलेंडर जो ऑक्सीजन का होता है उससे पाइपलाइन की व्यवस्था करके जो है सप्लाई किया गया है, जो ब्लॉक स्तर पर अस्पताल, CSC, PSC सब है। और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है, साथ में टेस्टिंग का भी कार्य चलाया जा रहा है। अभी जो है ज़िले में एक डेढ़ सप्ताह के अंदर जो है इस माह में करीब 6 केस मिले हैं पॉजिटिव, जो कि सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं। और कोरोना से बचना है तो इसके लिए जो है हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की ज़रूरत है।
इम्यूनिटी जो है कोरोना वायरस के प्रति दो प्रकार से डेवलप होता है। एक नेचुरल इन्फेक्शन, कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो उससे भी हमारा शरीर उस वायरस के प्रति इम्यूनाइज हो जाता है। और यदि अनइम्यूनाइज पर्सन है, कोई पर्सन जो है वायरस के प्रति प्रतिरक्षित नहीं है, तो उसके अंदर वायरस मल्टीप्लाई करेगा और इन्फेक्शन ज़्यादा सीरियस। जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के जो है कार्यक्रम गांव स्तर पर कैसे पहुंच रहा है, किस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और कितना सफल होगा ये वैक्सीनेशन? देखिए, वैक्सीनेशन हमारे देवघर जिला में 17 लाख करीब पॉपुलेशन है, तो इसमें से करीब हम लोग 6 लाख से ऊपर जो है लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कवर नहीं हैं, लेकिन और गांव देहात में जो है कई एक जगह जो है वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाता है और पंचायत स्तर पर भी जो है वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मोबाइल वैन द्वारा भी चलाया जा रहा है और हर संस्थान में जो है डेली वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभिषेक, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे महामारी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष भी मौजूद हैं, उनसे भी दो बात सुना जाए कि किस तरह की थर्ड वेव की तैयारी। जी, थर्ड वेव के लिए क्या तैयारी है आप लोग? थर्ड वेव की तैयारी जो हमारा केंद्र सरकार से निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार की टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पार्ट को जो हम लोगों ने तीन स्तंभों पे बना के रखा हुआ है। हम लोगों ने टेस्टिंग बहुत सुदृढ़ कर लिया है। अभी हम लोग लगभग पर हर रोज़ 4000 के ऊपर टेस्ट करवा रहे हैं और उसमें से अगर ये केसेस निकल रहे हैं जिसके पॉजिटिविटी मुश्किल से 0.02% आ रहा है। यद्यपि पॉजिटिविटी कम है, लेकिन आने वाले समय में कोविड केसेस बढ़ने की संभावना हो सकती है, इसीलिए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, लोगों को अब जो कोविड रिजल्ट के लिए पहले इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता था, अब लोगों को लगभग 24 घंटे में रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। रैट से तुरंत रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, ट्रूनेट और RT-PCR से लगभग 24 से 48 घंटे के बीच में रिजल्ट प्राप्त हो जा रहा है। वैक्सीनेशन हम लोग 35% से आसपास के ऊपर हो चुका है, जो आने वाले 10 से 15 दिनों में 50% के ऊपर वैक्सीनेशन हो जाएगी। और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था हम लोगों ने लगभग दुगनी प्रकार से कर लिया गया है। अब सिर्फ करना यह है कि बाकी लोगों को अब एहतियात बरतने की आवश्यकता है। जहाँ पे लोग सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि चूँकि विदिन एक हफ्ते में, सितंबर के एक हफ्ते में अगर 6 मरीज मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं सर, तो ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है और किस तरह से तैयारी है? देखिए, इसमें तैयारी हम लोग जो पहले सेकेंड वेव में जो है ऑक्सीजन ये सब की जो कमी महसूस हुई थी, उसकी पूरी तरह से जो है तैयारी कर ली गई है और तैयारियां हैं रंजीत, इसका मतलब कि देवघर में तैयारियां प्रॉपर हैं। मैं एक बार जमशेदपुर का रुख कर रहा हूं। देखिए, प्रभात हमारे साथ मौजूद है। प्रभात, जमशेदपुर का जो मॉडल है, मैं जमशेदपुर की बात नहीं करूंगा, जबकि मैं पूरे पूर्वी सिंहभूम की बात करूंगा। तो अब जब पूर्वी सिंहभूम की जब मैं बात कर रहा हूं प्रभात, तो जमशेदपुर का ये जो मॉडल है, ये मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए, शहरी इलाके की तो आपने बात बता दी। जो ग्रामीण इलाके हैं, घाटशिला की बात कर लेता हूं मैं, या उसके आसपास की मैं बात कर लेता हूं, तो वहाँ माफ़ कीजिए, तो वहाँ के लिए भी क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? बिल्कुल। देखिए भारती, हमने अभी बताया कि जिस तरीके से अरविंद क्षेत्र के लिए जो वैक्सीनेशन, जो लोग जिसके पास मोबाइल नहीं है, जो वहां तक सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके लिए किनन स्टेडियम में व्यवस्था की गई है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में पहले से ही वॉकिंग वाले डोज की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे विदाउट स्लॉट लोग पहुंच रहे हैं और पहले से ज्यादा लोग जागरूक हो गए। चाहे वो घाटशिला की बात करें, पोटका की बात करें, बोड़ाम की बात करें या फिर बहरागोड़ा की बात करें, उन क्षेत्रों में वैक्सीनेशन भी हो रहा है और टेस्टिंग भी हो रहा है। और अभी भी मैं बता दूं, भारतीय की जो दूसरे स्टेट से आने वाले जो चेक पोस्ट है, बहरागोड़ा का हो या फिर आपका बोड़ाम का क्षेत्र हो या फिर तिरिंग गेट है, वहां अभी भी वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। वहां टेस्टिंग की व्यवस्था की और वैसे लोगों को टेस्ट भी किया जा रहा है। दूसरे राज्य से जो आ रहे हैं, प्रॉपर कड़ाई से टेस्ट किया जा रहा है। यही बात मैं कह रहा था प्रभात, यही बात मैं कह रहा था कि जमशेदपुर के लिए चैलेंज थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाता है। अगर आप जमशेदपुर के लिए चैलेंज इसलिए बड़ा हो जाता है कि आप पहली लहर देखिए, दूसरी लहर देखिए। जब आप पहली लहर का खात्मा देखते हैं तो उस समय जमशेदपुर टॉप मोस्ट पोजीशन पे था एक्टिव मरीजों की संख्या में। दूसरी लहर में रांची से नीचे जमशेदपुर था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और दूसरी चीज ये है कि टाटा जैसी कंपनी है वहां पर, तो होता यह है कि पूरे राज्य से लोग वहां पहुंचते हैं। कश्मीर के लोग भी हैं वहां पर, केरल के लोग, तमिलनाडु के लोग, उड़ीसा के लोग, यहाँ तक कि विदेशी डेलीगेट्स का भी आना जाना लगा रहता है।
तो जमशेदपुर के सामने चैलेंज बड़ा हो जाता है कोरोना को कंट्रोल करना। लेकिन सेकेंड लेयर जब खत्म हुई थी तो हमने देखा कि रिकवरी के मामले में भी जमशेदपुर का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त रहा है और मैनेजमेंट आपके जमशेदपुर में बहुत तगड़ी रही थी। तो इसे भी आगे कंटिन्यू करना वहां के प्रशासन के लिए एक चैलेंज है। बिल्कुल भारती, देखिए अभी भी यहाँ का जिला प्रशासन चाहे स्वास्थ्य विभाग बोले, क्योंकि अभी भी इसको चैलेंज लिया। मैं इसलिए बताया कि अभी भी अगर जो मैंने बताया कि जितने जो कनेक्टिंग राज्य है वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, साथ ही अगर एमजीएम अस्पताल में अगर कोई मरीज अगर अपनी इलाज कराने जाता है तो एमजीएम अस्पताल के गेट में पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा। आपका अगर कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तब आपको एमजीएम अस्पताल के अंदर जाने दिया जाएगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में बोले तो कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो अभी भी टेस्टिंग की जा रही है अस्पतालों में, चौक चौराहों पे की जा रही है और डेली 5000 से 6000 की लगभग टेस्टिंग की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि टेस्टिंग हो रही है जिस रफ्तार से, उससे कोरोना पॉजिटिव की संख्या में जरूर कमी आई है और ये प्रशासन का ही देन है, जिला प्रशासन का ही देन है जिस तरीके से इतनी कड़ाई दिखा रहे हो। मैं पहले भी बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार टेस्टिंग की जा रही है और लगातार और चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि इस तरीके से जो कोरोना का जो तीसरे लहर की आशंका जताई जा रही है उससे रोका जा सकता है। एक महत्वपूर्ण और बात बताना चाहता हूं भारती कि अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा पूरे राज्य में कोल्हान का जो एमजीएम अस्पताल है उसे चुना गया है और वहां 100 बेड का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है जो टेम्परेरी वे पे है उसमें, और वो लगभग बनकर तैयार हो गया है और उसमें 16 बेड जो बनाए गए हैं वो फुल्ली वेंटिलेटर युक्त है और जो 50 बेड है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है। तो छोटे बच्चों के लिए भी बनाया गया, अगर क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि तीसरे लहर में बच्चों की ज्यादा अफेक्टेड करेगा, चूंकि 18 प्लस करीब लोगों को वैक्सीनेशन हो जा रहा है, तो 18 से नीचे के लोग हैं वो वैक्सीनेट नहीं हो रहे। हालांकि केंद्र सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है कि इसको भी चालू किया जाए। इसकी अंदेशा को देखते हुए ये अस्पताल को तैयार किया गया और 2-4 दिन में संभवतः यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा, इसका उद्घाटन भी होगा। और अस्पताल देखने से ऐसा नहीं लग रहा भारती, लगता है कि मानो पक्का अस्पताल बना। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सरकार के द्वारा मॉनिटरिंग करके उसको बनाया जा रहा है कि अगर ऐसे अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे 100 बेड में 50 बेड जो मैंने बताया कि ऑक्सीजन युक्त है, 16 बेड फुल्ली वेंटिलेशन है। साथ ही साथ यहाँ हॉस्पिटल की दिक्कत नहीं है क्योंकि टाटा एक बड़ा घराना है, टाटा अस्पताल में बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा था। साथ ही साथ जो सेकेंड वेव आया था उस समय सदर अस्पताल को भी अपडेट कर दिया गया था, सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो तैयारी मुकम्मल है। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा लगातार ये जो मास्क चेकिंग अभी भी नहीं छोड़ा गया और अभी भी टेस्टिंग किया जाता, इसी का नतीजा है कि जो पॉजिटिव संख्या में गिरावट आई और लोग कहीं ना कहीं थोड़ी समझदारी दिखा रहे। हाँ, बाजारों में जरूर नजर आ रहा है कि लोग मास्क उतार के जरूर चल रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी फेस्टिवल का समय आ रहा है। मैं पहले ही बताया कि फेस्टिवल में लोग थोड़े से लापरवाह होते हैं। अगर ये फेस्टिवल अगर आने वाले 1-1.5 महीना हम लोग थोड़ी से अपने समझदारी दिखाएं, सतर्कता दिखाएं, तो निश्चित है तीसरी लहर की बात की जा रही है, तीसरी लहर को हम लोग रोक सकते हैं। तीसरी लहर इसलिए बोला जा सकता है कि अगर हम मास्क नहीं पहने, अगर कहीं एक आदमी एक्टिव होता है तो पूरे परिवार, पूरा समाज को इफेक्टिव करने चला जाता है। तो अगर हम मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर का यूज करते हैं, सामाजिक दूरी पालन करते हैं, तो तीसरे लहर को हम अपने राज्य को, अपने पूर्वी को बचा सकते हैं। जिला प्रशासन का इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि लगातार जिला प्रशासन पूरा लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, चाहे वो जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार की बात करें या ढालपुर एसडीओ की बात करें या स्वास्थ्य महकमा की बात करें, सजग है। क्योंकि अभी भी जिस तरीके से मैं पहले बताया 4-5 पॉइंट टेस्टिंग हो रही है, चेकिंग पॉइंट चलाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल तैयार किए जा रहे हैं, मास्क चेकिंग कंटिन्यू की जा रही है। जो लोग रेलवे स्टेशन में अभी भी चेकिंग हो रही है भारती, अगर बाहर से स्टेशन से लोग आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। भले उसके लिए मरीज थोड़े हंगामा भी, वहाँ के जो पैसेंजर है हंगामा भी कर रहे हैं क्योंकि वो उनका कहना है कि मैं वैक्सीनेट हो गया, लेकिन प्रशासन ये साफ कह रहा है कि नहीं ठीक है, वैक्सीनेट हो गया, उसके बाद भी आपको टेस्टिंग होगा, उसके बाद ही आपको घर जाना है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और कहीं ना कहीं जो एक बार मैं धनबाद भी चल लेता हूं, दिलीप। पहली लहर धनबाद के डीसी अमित कुमार थे, दूसरी लहर धनबाद के डीसी उमाशंकर सिंह थे। अब अगर तीसरी लहर, खुदा न खास्ता हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन धनबाद में तीसरी लहर आएगी तो धनबाद के डीसी संदीप सिंह होंगे, ठीक है। तो पहली दोनों लहर के बाद अब संदीप सिंह साहब के सामने धनबाद में आप क्या देखते हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, कई चुनौतियां हैं। पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे थे दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसमें विराम लग गया है। 2 यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बन गए हैं, अभी तक उद्घाटन के इंतजार में चालू नहीं हुआ है।
पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कोई केंद्रीय मंत्री की तरफ से उद्घाटन होगा, फिर दूसरे बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। उस इंतजार में दोनों ऑक्सीजन प्लांट अभी तक बंद पड़े हुए हैं, सुचारू रूप से चालू नहीं हुए हैं। तो आखिर ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी? उसके बाद आपको मुकम्मल ये तय करना पड़ेगा किस तरह से मास्क अप अभियान फिर से शुरू किए जाएँ। चौक चौराहे पे या फिर एक स्पेशल टीम निकाली जाए, मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम निकाली जाए, लोगों को जागरूक करे, लोगों को समझाए। भीड़ भाड़ के इलाके में पुलिस बल की तैनाती हो, जहाँ पे अगर लोग बिना मास्क के दिखते हैं तो ऑन द स्पॉट चालान उन्हें काटा जाए, ताकि लोगों के अंदर एक डर हो, वो मास्क पहने। लोगों को भी समझने और जागरूक होने की ज़रूरत है कि कोरोना संक्रमण में गिरावट आया है, पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, तो उन्हें मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लोगों को जागरूक करना है। तो तमाम बातों को लेकर के अगर जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जाएगी तो जाहिर सी बात है तीसरी लहर की जो बात हमेशा चर्चा होती है वो चर्चा में रहेगी और लोगों को परेशान नहीं करेगी और ये बीमारी धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी। लेकिन पहल किस तरह से होगी, क्योंकि हम तीसरी लहर के इंतजार में हैं कि अब आएगी, लेकिन उसको लेकर के जो प्राथमिकता के तहत जो काम करने चाहिए थे वो काम धनबाद में नहीं के बराबर हो रहे हैं। कोरोना जांच की जो जहां तक बात है, बस स्टैंड में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है, रेलवे स्टेशन में कोरोना जांच की व्यवस्था की गई, लेकिन वहां पे जो अब अधिकारी या फिर जो मजिस्ट्रेट या फिर जो स्वास्थ्य कर्मी नियुक्त किए गए वो सही तरीके से अपने काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं। बाहर से बस आते हैं, कुछ लोगों की कोरोना जांच होगी, लेकिन कई ऐसे लोग वहाँ बिना मास्क के दिखते हैं, बस में जैसे तैसे सफ़र कर रहे हैं। उनकी अगर सही बेहतर से जांच हो, दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, उन्हें अगर बेहतर जांच की सुविधा मिले तो इन सब चीज़ों पर लगाम लग सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आपने भी कहा कि पहले उपायुक्त, दूसरे उपायुक्त, तो फिर ये तीसरे उपायुक्त हैं, तीसरी लहर की चर्चा हो रही है, तो किस तरह से उस पर विराम लगाने की कोशिश करते हैं या कोई मुकम्मल व्यवस्था करते हैं। जी चलिए, एक फाइनल कमेंट मैं रंजीत से लूंगा। रंजीत जी, चूंकि हमारे पास अब 30 सेकंड बचे हुए हैं, इस 30 सेकंड में कोई ऐसा क्षेत्र देवघर का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जिसमें आपको लगता है कि अभी वहां पर सुधार की जरूरत है? जी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बताऊं कि एम्स तो बनाए गए हैं कि ताकि जो आने वाले थर्ड वेव है उसको कुछ राहत मिल सके लोगों को, और लेकिन ये सचमुच में ये हाथी का दांत ही साबित होगा, क्योंकि अभी वो व्यवस्था एम्स में मौजूद नहीं है। रही आपकी सवाल का बात अभिषेक, तो कई ऐसे इलाके हैं, सारठ के कई इलाके सुदूर इलाके हैं और सारमा के भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे अभी तक कई गांव में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है और जागरूकता अभियान की कमी है। तो फिलहाल देवघर उपायुक्त लगातार मंजूनाथ भजत्री प्रयासरत है और लगातार कार्यक्रम जागरूकता को लेकर करवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल विदिन 1 महीने की बात करें तो अभी बंद है। पहले लगातार पहले चल रही थी, लेकिन इधर फिलहाल बंद कर रखा। लेकिन मैं बता दूं, अगर थर्ड वेव की आ रही है तो निश्चित तौर पर संभावना है, क्योंकि सेकेंड वेव की भी संभावना व्यक्त की जा रही थी और आई, और कई लोगों की जाने भी गई और लाखों की संख्या में शिकार हुए। और निश्चित तौर पर रूरल एरिया वहां पर अभी जागरूकता और वैक्सीनेशन दोनों की जरूरत है रंजीत, जो एकदम रूरल एरिया है वहां पर। जी निश्चित अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभात, बहुत शुक्रिया रंजीत, बहुत शुक्रिया दिलीप, बहुत शुक्रिया राजेश जी का, आप तमाम लोगों का कि भाई हमने जो 4 प्रमुख जिले हैं वहां पर क्या वस्तु स्थिति है उसको हमने देखा। तो कुल मिलाकर के बात यहीं पर आती है कि देखिए इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। अगर मॉल खुल सकते हैं, मंदिर खुल सकते हैं, तो स्कूल भी तो खुल सकते हैं। सरकार को उसकी नीति तय करने दीजिए, सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। प्रेशर डालना है तो व्यवस्थाओं को माकूल करने को लेकर के डालना है। अगर सवाल तलब होना चाहिए तो सवाल तलब यह होना चाहिए कि भाई हम आम लोगों के लिए किन व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है। क्या अब ऑक्सीजन से मौत नहीं होगी, इसके लिए प्रॉपर तैयारी है या नहीं? स्वास्थ्य विभाग थर्ड वेव को लेकर के क्या तैयारी कर रहा है, अधिकारियों की क्या तैयारी है, व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, इनको लेकर के बातचीत होनी चाहिए, इनको लेकर के चर्चा होनी चाहिए और हमें हमारा कर्तव्य निभाते रहना है। मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, वैक्सीन लगवा लेना है। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।